Welcome to Raw Perfect classes. In this class, I will cover Unit 2, 3 and 4. Now, first topic is related to combinational logic circuits. What do you mean by adders and subtractors? एडर एंड सब्ट्रैक्टर का मतलब क्या है? हमारे पास एडर और सब्ट्रैक्टर, जैसे हम प्लस और माइनस करते हैं वैसे ही कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के अंदर एडर और सब्ट्रैक्टर्स होते हैं। एडर भी हमारे पास टू टाइप्स के हैं और सब्ट्रैक्टर भी, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। जो हाफ एडर है इसमें हम 2 बिट्स ऐड करते हैं जिसमें सम और कैरी निकलता है। फिर अगर हम 3 बिट्स, जो फुल एडर है उसमें 3 बिट्स ऐड करते हैं जिसमें ए और बी आपकी सम की फॉर्म में निकलते हैं और कैरी इन निकलता है। हाफ सब्ट्रैक्टर में सब्ट्रैक्ट 2 बिट्स करते हैं, फुल सब्ट्रैक्टर में 3 बिट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब मैं इनको स्टेप वाइज आपको समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट हमारे पास आता है कि हाफ एडर होता क्या है। हाफ एडर क्या है? एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है और इसको हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग 2 सिंगल बिट नंबर्स। 2 सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए इसको यूज किया जाता है हाफ एडर में। सेकंड, इट इंक्लूड्स, और इसके अंदर क्या है? 2 क्या होती हैं? इनपुट्स एंड रिजल्ट क्या आता है? 2 आउटपुट्स। कैसे? सम एंड कैरी के साथ। यह अपने थ्योरी में लिखना है। फिर उसके बाद आप डायग्रामेटिकली बताना है आपने। यहाँ पर लिखोगे हाफ एडर, 2 इनपुट शो करनी है आपने ऐसे, और दूसरी साइड पर 2 आउटपुट्स। एक आउटपुट आपका सम होगा जिसको एस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एक आउटपुट आपकी कैरी होगी जिसको सी के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाफ एडर जो है उसको डिजाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे आपको? फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। इनपुट वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ए और बी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, 2 इनपुट्स ले ली, ए एंड बी, और ये जो इनपुट होगी या तो वो 0 होगी या फिर 1। और सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? आउटपुट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना है, और जो आउटपुट वेरिएबल्स होंगे वो आपके पास S, C होंगे, जिसमें हमारे पास S का मतलब क्या है? सम, एंड कैरी का मतलब क्या है? C का मतलब है कैरी। स्टेप 2 में आपने इसका टेबल तैयार करना है। ये स्टेप्स जो हैं उसमें मेन फर्स्ट स्टेप के अंदर ये पॉइंट्स हैं। देन फिर नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप 2, उसके अंदर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे। ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करोगे? ए, बी, और यहाँ पर बनेगा आउटपुट का कॉलम। अब यह आउटपुट जो है, एक इसमें हमारे पास बनेगा सम का और दूसरा कैरी का कॉलम। 0 1 0 1 0 0 1 1। अब जो हमारे पास
सम है, सम कैसे करना है आपने, 0 प्लस 0 क्या होता है 0, और 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 क्या लिखोगे 0, कैरी क्या आएगा 1, और बाकी जगह पर आपने यहाँ पर 0 0 लिख देना है। जहाँ पर कैरी हुआ वहीं पर आपने कैरी का लिखना है। और इसके बाद आप इसका क्या लिखोगे, इक्वेशन बना के लिखोगे इसको। स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर आपने के मैप ड्रॉ करना है। ड्रॉ के मैप। अब के मैप कैसे ड्रॉ होगा, क्योंकि 2 ही वेरिएबल्स है इसमें, तो आपने 4 स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है लाइक दिस, ए एंड बी, 0 1 0 1, और ये बी डैश हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये ए डैश हो गया, ये हमारा ए है। अब 0 प्लस 0 कितना क्या आया था सम, अगर हम सम के लिए बना रहे हैं तो 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 0 प्लस 1 के साथ 1 आया था, 0 प्लस 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। 1 प्लस 0 के साथ 1 आया था, 1 प्लस 0 1, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर सम का के मैप बना लिया। अब जो ये के मैप बना है, इससे हमारे पास क्या वैल्यू निकल रही है, यहाँ से हमारे पास आया ए डैश बी, और इससे क्या निकल रहा है ए बी डैश। जो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये इसको हम इस वे से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सोर की वैल्यू आ रही है। एक्सोर में सेम यही रूल्स इम्प्लीमेंट होता है, तो ए एक्सोर बी लिखोगे। सेकंड ड्रॉ करोगे अब मैप कैरी के लिए, सेम ए बी, बी डैश बी, ए डैश ए। अब 1 कब आया था, जब दोनों 1 1 थे, तो 1 1 कहाँ पर होते हैं, ए और बी में, ठीक है। तो बाकी किसी जगह पर कुछ नहीं आया, तो इसको इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, ए इंटू बी, तो कैरी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए इंटू बी। तो इस तरह आपने हाफ एडर को सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका स्टेप 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपने इसके लॉजिक गेट ड्रॉ करने हैं। देन ड्रॉ लॉजिक डायग्राम। अब ये लॉजिक डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, आपके पास ए और बी 2 इनपुट्स हैं। ए क्या, ए नेगेटिव है और बी यहाँ पर पॉजिटिव है। और क्या बना था इसके ऊपर, क्या कौन सा गेट लग रहा है इनके ऊपर, पहले एंड गेट लग रहा है, तो पहले एंड गेट बनाओगे। ऐसे क्या आएगा, ए डैश बी। सेकंड वाले में क्या आ रहा है, ए पॉजिटिव है और बी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने ऐसे कॉम्प्लीमेंट ले लेना है इसका, और इसके ऊपर एंड गेट लगा दो, ए बी डैश। नाउ फिर उसके बाद फाइनली इनके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट हुआ था, और गेट, ऐसे। तो ये बन गया ए डैश बी प्लस ए बी डैश, ठीक है।
तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। और अनदर वे में आप इसको कैसे लिख सकते हो, a XOR b के साथ। और इसके साथ ही कैरी का भी साथ में बनना चाहिए ना, तो कैरी का कैसे बनाओगे, a आगे यहाँ पर कैरी कर लो और यहीं से हमने b को भी लिया, एंड गेट लगेगा, ये बन गया ए बी। और ये हमारे पास कितना आया, y इज इक्वल टू ए बी, लेकिन वैसे हम इसको कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल टू ए XOR b, c इज इक्वल टू ए बी। ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन है, इट हैज नो स्कोप ऑफ एडिंग द कैरी बिट resulting from the addition of previous bit। पिछली बिट को जब ऐड किया उससे जो रिजल्ट आया उसमें हम कैरी बिट को ऐड करने का कोई स्कोप नहीं है। सेकंड, in real time we cannot implement it, ये इसकी लिमिटेशन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज फुल एडर। फुल एडर क्या होता है, ये भी आप इसमें फर्स्ट लाइन में बताओगे कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। सेकेंड लाइन में आप बताओगे इट इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग टू सिंगल बिट। जो हाफ एडर है वो कैसे यूज़ किया जाता है, वन सिंगल बिट नंबर के लिए, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, सेम सारी थ्योरी लिखनी है, बस थोड़ा सा चेंजेस कर लेना अपने आप। मैं मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ। इट इज़ यूज्ड फॉर टू सिंगल बिट नंबर्स विद कैरी। सेकेंड, it has the ability to perform addition of 3 bits, addition of 3 bits, इसमें 3 बिट्स को ऐड करने की कैपेबिलिटी है। फुल एडर में 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स आती हैं, और जो 2 आउटपुट्स है उसमें सम एंड कैरी होता है। सेम स्टेप्स, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, पहले तो डायग्राम बना लो, 3 इनपुट शो करो, A B C, ये आपका फुल एडर है। 2 आउटपुट शो करनी है, सम एंड
कैरी। स्टेप 1, इनपुट है, इनपुट वेरिएबल्स हैं A, B and C। आउटपुट वेरिएबल्स S and C। Then step 2, draw truth table। यहाँ पर आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करोगे। A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, one more। डबल ज़ीरो, डबल वन, डबल ज़ीरो, डबल वन, 4 times 0, 4 times 1। नाउ क्या करना है आपने, पहले सम निकालना है और कैरी। अब सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, 0 प्लस, तीनों को प्लस करो क्या आएगा 0, कैरी भी 0 है। तीनों को प्लस करो, यहाँ पर 1 कैरी 0, 1 कैरी 0, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 कैरी 0, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 एंड कैरी 1, बट 0 प्लस 1 1। अब इसका के मैप ड्रॉ कर लो। स्टेप 3, ड्रॉ के मैप। यहाँ पर BC, यहाँ पर A लिख लो। यहाँ पर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। के मैप में ऐसे लिखा जाता है, फर्स्ट टू सीक्वेंस वाइज और फिर लास्ट से शुरू करके चलना है। 6, 7, यहाँ पर क्या आएगा 0, 1, इट मीन्स A डैश और ये A है। 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। सीक्वेंस याद रखनी है, सेम लिखनी है। B डैश C, BC, BC डैश। इसीलिए प्रीवियस वीडियो में मैंने के मैप बनाना सिखाया है, क्योंकि कॉम्बिनेशनल में हमें इसकी ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर देखो 0, तीनों के 0 पर ये 0 आ रही है, ठीक है। 1 कब आ रहा है, दोनों A B 0 है और 1 1 है। ये 0 B भी 0 होनी चाहिए और C 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लो। यहाँ पर A 0 है, C 0 है और B 1 है। A 0 है और C भी 0 और B 1 है। फिर ये हो गए दोनों, और कहाँ 1 है, यहाँ पर 1 0 0, A पॉजिटिव है यहाँ पर। फिर 1 और कहाँ पर है, ये लास्ट, तीनों ही 1 है, तो ये यहाँ पर आएगा।
क्लियर। एक सर्कल यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर हो गया, ये आ गया आपके पास। अब इसको कंबाइन करो, रिजल्ट को क्या बन रहा है, इन तीनों को प्लस किया, ए डैश बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी डैश प्लस इधर क्या आएगा, ए बी डैश सी डैश, फिर प्लस इधर क्या आएगा, ए बी सी। तो ये हमारा क्या बन गया, S इजिकल टू ए एक्सोर बी, बी एक्सोर सी। यहाँ पर आएगा सेम। ऐसे ही आपने सम के लिए भी बना लो। अब सम में वैसे तो टेबल ये के मैप अपने सेकंड एक और बनाना, सेम ही बनाना है आपने, लेकिन मैं इसी में सॉल्व करने जा रही हूँ और स्क्वायर में रखूँगी मैं इसको। 1 कब आ रहा है यहाँ पर, 0 1 1 पर, 0 1 1 मैं ऐसे लिख रही हूँ उसको, ठीक है, डिफरेंट रिप्रेजेंट करेंगे। आपने पेपर में 2 बना के आने के मैप, फिर उसके बाद 1 0 1 1 0 1, देन 1 1 0 1 1 0, फिर उसके बाद है 1 1 पर। अब 1 1 कहाँ था हमारा, 1 ये, तो यहाँ पर एक और ये ड्रॉ हो गया। तो कैरी कैसे निकलेगा, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, ए डैश बी सी प्लस, फिर हमारे पास आ रहा है ए बी डैश सी, फिर आ रहा है ए बी सी, देन आ रहा है ए बी सी डैश। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, आप इसको, मैं कलर चेंज करती हूँ, आप इसको कंबाइन कर सकते हो। जब आपने देखो ऐसे तो ये सिंगल सिंगल आया, अगर इसको कंबाइन कर दोगे तो इससे क्या होगा, आपके पास सिर्फ क्या रह गया, बी सी प्लस, फिर इन तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। इन तीनों को कंबाइन किया, अगर इन तीनों को कंबाइन कर देते हो तो कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों को कंबाइन ना करके इसके भी 2 पार्ट्स कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, इधर से ए, ऊपर से सी कॉमन है, ये देखो ये दोनों कॉमन है। अब फिर इसको ले लो, अब इसमें इधर तो ए ही रहेगा, इधर से कॉमन क्या निकल रहा है, बी। ठीक है, तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इस वे से नहीं करना है आपने। ठीक है, तो ये आपका के मैप बन गया और इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। तो ये हो गया आपका हाफ एडर और फुल एडर सॉल्व। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या था, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर का।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाफ सबट्रैक्टर। मैंने एक पॉइंट आपको डिटेल में लिख के बता दिया कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से लिखूंगी, क्योंकि ताकि हमारा एक ही वीडियो में मैक्सिमम कवर अप करवा सकूं मैं आपको। देखो, पहली लाइन तो आपने यही लिखनी कि हाफ स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, और इसका मेन पर्पस इसको दो सिंगल बिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का पर्पस मेन है। टू सिंगल बिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है इसमें। टू इनपुट्स होती हैं इसमें एंड टू ही आउटपुट्स आती हैं, और जो रिज़ल्ट होता है वो एक तो डिफरेंस निकलेगा, और कैरी की जगह पर यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा बोरो। उसमें सम की जगह पर डिफरेंस यूज़ हो रहा है और कैरी की जगह पर बोरो। डायग्राम सेम, हाफ सब्ट्रैक्टर, यहाँ पर दो आउटपुट शो कर देनी है आपने डी एंड बी के साथ, और इधर दो इनपुट आएगी ए एंड बी। ये डी डिफरेंस के लिए यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर ये बी बोरो के लिए। बाकी स्टेप सेम है, मैं स्टेप वाइज ही कर रही हूँ। पहले लिखोगे इनपुट वेरिएबल्स, टू ही वेरिएबल्स है हमारे पास ए एंड बी। आउटपुट वेरिएबल्स, ए एंड आउटपुट वेरिएबल्स में हमारे पास क्या लिखोगे डी एंड बी, डिफरेंस एंड कैरी, डी एंड स्मॉल बी ले रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, ड्रॉ द टेबल। ड्रॉ टेबल करोगे, ए बी, यहाँ पर डी, यहाँ पर बी आएगा। प्रॉपर वे से आपने पेंसिल स्केल यूज करके इसको ड्रॉ करना है। सुंदर सुंदर बनाना है विदाउट कटिंग। 0 1 0 1 0 0 1 1, और ये इस पोर्शन में आपने लिख देना है ये आउटपुट है आपकी। अब डिफरेंस कैसे निकालोगे, 0 में 0 माइनस किया 0, 1 में से 0 माइनस किया 0, 1 में 1 माइनस किया 0, बोरो यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पर 0 या लेफ्ट ए में, तो 0 में से 1 गए तो पॉसिबल ही नहीं ना,
अब जीरो है, जीरो में से वन तो नहीं, अब वन बोरो करेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट हो जाएंगे, 1 और 0। ये 1 और 0 का मतलब 10 नहीं है, 2 बाइट्स है, 2 डिजिट्स हो गए ना यहाँ पर। 2 में से 1 गए, 1 और 1 यहाँ पर शो करेंगे बोरो का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, ड्रॉ के मैप। के मैप ड्रॉ करना है अपने, मैं 2 इकट्ठे ही बनाने लगी हूँ ताकि टाइम बचे हमारा। यहाँ ए लिख दिया, यहाँ पर बी, ए बी, बी डैश बी, ए डैश ए, बी डैश बी, ए डैश ए। अब 1 देखो कब आया था, 0 और 1 के केस में, तो ये 0 था, ये 1, ये 0 और 1, ये भी लिख ही लो, कन्फ्यूज़न नहीं होएगी। 0 1, जहाँ 0 और 1 है वहाँ पर डिफरेंस 1 है और बोरो भी 1 है। फिर 1 और 0, 1 और 0 के केस में 1 है और बाकी किसी में नहीं है, तो ये हमारा इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, D इज इक्वल टू ए एक्सॉर B, इधर ये सिंगल है तो यहाँ पर B इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A डैश B। तो ये आपका के मैप बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, प्रीवियस फुल एडर में मैंने वो नहीं ड्रॉ किया था लॉजिक डायग्राम, तो वो भी ड्रॉ कर लेना खुद अपने आप, जैसे मैंने हाफ एडर का बनवाया था वैसे ही इसका फुल का भी बनेगा। तो स्टेप नंबर 4, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए ए और बी। अब मैं आपको कंबाइन कैसे बनता है वो बताने जा रही हूँ। ए और बी लिया, यहाँ पर सीधा ही एक्सोर इम्प्लीमेंट किया और हमारे पास डायग्राम बन गई। आप हाफ एडर में भी ऐसे ही बना सकते हो। और इसमें ए हमारा नेगेटिव था तो इसलिए इसके यहाँ पर मैंने नेगेशन का सिंबल डाल दिया और ये यहाँ पर एंड गेट बना दो। ठीक है, इसकी लिमिटेशन सुन लो, ध्यान से लिख नहीं रही हूँ। जो लिमिटेशन है हाफ सब्ट्रैक्टर की ये है कि हाफ सब्ट्रैक्टर जो है डू नॉट टेक इनटू अकाउंट बोरो इन फ्रॉम प्रीवियस सर्किट, जैसे उसमें हमने कैरी बोला था, इसमें हम बोरो बोलेंगे। सेकेंड हम इसमें बताएंगे, इसको भी रियल टाइम में हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि जब मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स होते हैं तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है हाफ सब्ट्रैक्टर में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास फुल सब्ट्रैक्टर। जो फुल सब्ट्रैक्टर है जस्ट लाइक फुल एडर की तरह ही बनेगा, सारा कुछ सेम टू सेम, बस उसमें प्लस किया है, इसमें हमने माइनस करना है। तो मैं जो फुल एडर है फुल सब्ट्रैक्टर है वो डायरेक्ट टेबल से स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी थ्योरी आप खुद लिख लेना, मैं सुन लो बस इस थ्योरी के बारे में। स्टार्टिंग में आपने यही बताना है कि फुल सब्ट्रैक्टर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। दो सिंगल बिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और लोअर सिग्निफिकेंट स्टेज की जो बोरो है उस बोरो कंसिडरेशन में ली जाती है। फुल सब्ट्रैक्टर की जो एबिलिटी है कि वो 3 बिट्स के ऊपर सब्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट कर सकता है। फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर 3 इनपुट्स होती हैं, 2 आउटपुट्स आती हैं, डिफरेंस एंड बोरो। डायग्राम भी सेम वैसे ही बनना है, बस यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 इनपुट्स को लेकर करना है। ठीक है, नाउ टेबल बनाने जा रही हूँ सीधा, ट्रूथ टेबल।
ए बी सी, डिफरेंस बोरो। ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, डबल ज़ीरो डबल वन, डबल ज़ीरो डबल वन, 4 टाइम ज़ीरो, 4 टाइम वन। अब तीनों जीरो को माइनस किया, क्या आएगा? ज़ीरो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 0 1 है, तो ये 1 इनमें से माइनस कैसे करोगे? बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 बोरो किया और जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो भी 1 आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? 0 1 0। इस केस में भी ये वाला 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बोरो तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 1 बोरो किया और जब सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। और फिर उसके बाद 1 में से 1 माइनस किया, 0 बोरो 0। 1 में से 0 0 माइनस किया, 1 0। ठीक है। फिर उसके बाद 1 0 1 है, तो 1 में से 1 माइनस किया, 0, यहाँ पर भी 0। फिर उसके बाद 1 1 0, 1 में से 1 माइनस किया, 0, अगेन 0 0 आ जाएगा। लास्ट हमारे पास क्या है? लास्ट में हमारे पास 1 1 है, तो इन दोनों को माइनस किया, 0 आ गया। अब 0 में से 1 को माइनस तो किया नहीं जा सकता सीधा, तो क्या करना पड़ेगा? 1 बोरो और यहाँ पर क्या आएगा? 1। ठीक है। तो इसके बेस पर फिर आपने ट्रुथ टेबल बना लेना। ट्रुथ टेबल सेम टू सेम ही बनेगा जैसे हमने फुल एडर में बनाया था। अब ध्यान से देखना इसका ट्रुथ टेबल, ओ सॉरी, इसका के मैप। कलर चेंज कर रही हूँ। सामने बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। ज़ीरो 1 3 2 4 5 6 7, यहाँ पर लिया A B C डैश डैश B डैश B C B डैश, यानी कि क्या आ रहा है यहाँ पर? 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 A डैश A। अब 1 देखो कहाँ पर है? डिफरेंस में 1 ये वाला है, 0 0 1 पर, 0 0 1। फिर उसके बाद 0 1 0 पर, 0 1 0 पर। फिर उसके बाद 1 कहाँ पर आ रहा है? ये इसके साथ है, ये इसकी लाइन होगी, ये इसकी लाइन, ये इसकी होगी, ये इधर, ये आ गया 1। कब आया? 1 0 0 पर, 1 0 0। फिर उसके बाद 1 लास्ट में है, तीनों ही 1 है, तो ये आ गया। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं सर्कल डाल रही हूँ। अब इनकी वैल्यूज़ लिख लो। डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी? पहली आएगी A डैश B डैश C प्लस A डैश B C डैश प्लस A B डैश C डैश प्लस A B C,
और इसको और वे से कैसे लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। मैं कलर चेंज कर रही हूँ। अब बोरो के भी लिख लेते हैं। बोरो के केस में 1 यहाँ पर 0 1 0 0 1 पर 0 0 1 और 0 1 0 0 1 0 पर भी है, ये यहाँ पर आ गया। और 1 कहाँ पर है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ होगी। 0 1 1 यहाँ पर 1 0 0 कहाँ पर है, ये 0 1 1, ठीक है। इसमें भी तो बोरो किया है ना इसने, ये यहाँ पर 1 आएगा। तो एक 1 यहाँ पर आ गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट ये इसका। अब इसको कैसे करना है, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। बोरो में ये आएगा बी सी प्लस, फिर इसका यहाँ से निकाल लो ए डैश, और क्या निकलेगा सी प्लस, इधर से भी ऐसे इसको ले लो ए डैश, और क्या निकल रहा है बी, हाँ और इसका ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर इन दोनों में कॉमन निकालना चाहते हो वो भी निकल जाएगा। अब ऐसे लिख सकते हो b प्लस ए डैश, मतलब ए डैश प्लस बी सी ए डैश बी, ऐसे भी आउटपुट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया फुल एडर खत्म। तो ये तीनों पॉइंट्स खत्म हो गए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पैरेलल बाइनरी एडर। पैरेलल बाइनरी एडर क्या है, इसमें हम ऐड करते हैं मल्टी बिट बाइनरी नंबर्स को साइमल्टेनियसली और फुल एडर यूज करते हैं। तो सिंपल, इसमें हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, फुल एडर को एक्सप्लेन करेंगे। क्या टॉपिक है हमारा, पैरेलल बाइनरी एडर। जो पैरेलल बाइनरी एडर है ये आपका डिजिटल सर्किट है, ये मैं यहाँ पर डिटेल में बताती हूँ। पैरेलल बाइनरी एडर, सुनो ध्यान से, ठीक है। जो डायग्राम है वो मैं आपको बना के बता दूंगी, समझा दूंगी डायग्राम कैसे है, पर थ्योरी ध्यान से सुन लो क्योंकि लिखने में उतना ही टाइम लगता है। और मेरी कोशिश है कि एक ही वीडियो में तीनों यूनिट खत्म करने की। पैरेलल बाइनरी एडर जो है एक डिजिटल सर्किट है, इट इज ए डिजिटल सर्किट विच एड्स टू बाइनरी नंबर्स। क्या करता है ये,
टू बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है। बाइनरी नंबर्स, फर्स्ट पॉइंट माइंड में रखना है। ऐड टू बाइनरी नंबर्स साइमल्टेनियसली। कैसे? बिट बाय बिट, बिट बाय बिट। और क्या यूज करता है? कास्केडेड फुल एडर यूज करता है। किस लिए यूज करता है? टू प्रोड्यूस सम एंड कैरी आउटपुट्स के लिए। क्लियर? और इसको और अनदर नेम क्या है इसका? इसका अनदर नेम है रिपल कैरी एडर। ठीक है? अगर क्वेश्चन एग्जाम में पैरेलल बाइनरी एडर ना लिख कर आ जाए, रिपल कैरी एडर को एक्सप्लेन करो, तो आपने सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है? अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? आपने डायग्राम ऐसे बना देना। मैं 4 बिट रिपल ले रही हूँ। ये इधर से इसकी इनपुट शो कर रहे हैं। ये फर्स्ट फुल एडर है, ये सेकंड फुल एडर है, ये इसमें थर्ड फुल एडर है, ये इसका फोर्थ फुल एडर है। इधर से ये इनपुट ऐसे जा रही है आगे आगे, और फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसको नाम दे दिया C1, C3, C2, C1 एंड C0। हर एक की 2 इनपुट्स दिखानी है यहाँ पर। ये आएगा आपके पास A3, B3, A2, B2, A1, B1, A0, B0। और ये इसका सम दिखाना है आपने, S0, S1, S2, S3। और इसका नाम लिखेंगे, ये हमारा 4 बिट रिपल कैरी एडर। मतलब आगे आगे कैरी कर रहा है ना, लेके जा रहा है आगे आगे। थ्योरी ध्यान से सुन लो, क्या क्या लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि ईच फुल एडर हैज़ टू वेट फॉर इट्स कैरी इन फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टेज फुल एडर। देखो, हर एक एवरी फुल एडर जो प्रीवियस इनपुट है उसका वेट करती है कैरी के लिए। A से जो कैरी आएगा वो B के पास जाएगा, B से C के पास, C से D के पास जा रहा है। तो फर्स्ट स्लाइड में आपने लिखना है कि ईच फुल एडर हैज़ टू वेट फॉर इट्स कैरी इन फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टेज फुल एडर। सेकेंड पॉइंट आपने बताना है कि दस जो nth फुल एडर है, इट हैज़ टू वेट अनटिल, कब तक उसको वेट करना है? जब तक उसका फुल एडर n माइनस फुल, मतलब अगर आप ले रहे हो nth फुल एडर, मतलब पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ है, तो कब तक इसको वेट करना है? n माइनस 1
full adder, full adders have completed their operations. n माइनस फुल एडर्स जब तक अपने ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक उसको वेट करना है. थर्ड आपने इसमें बताना है दिस कॉजेज ए डिले, इसके कारण क्या हो सकता है, डिले. एंड इट मेक्स रिपल कैरी एडर एक्सट्रीमली स्लो, तो इससे क्या होगा, वो रिपल जो कैरी कर रहा है एडर को वो एक्सट्रीमली स्लो होता जाएगा. और ये जो सिचुएशन है इट बिकम्स वर्स्ट when the value of n becomes very large. मान लो नंबर ऑफ फुल एडर्स जो है बहुत सारे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो सिचुएशन है वो वर्स्ट हो जाती है. टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज, इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए कैरी लुक अहेड एडर कम्स इन प्ले. तो कौन सा है, जो है एडर सामने आया है, उस एडर का नाम है कैरी लुक अहेड एडर विच कम्स इनटू प्ले. ओके, अब कैरी लुक अहेड एडर क्या होता है, ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है रिपल कैरी एडर का. ये जनरेट करता है कैरी इन को हर एक फुल एडर के लिए साइमल्टेनियसली विदाउट एनी डिले. और जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है इसकी वो क्या है, थीटा log n. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर, जिसे हम क्या कहते हैं, मग्स. ये क्या करता है, वन इनपुट लेता है फ्रॉम मैनी एंड फॉरवर्ड टू इट्स आउटपुट. यूज़ किया जाता है डेटा सिलेक्शन के लिए और बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन के लिए. अब इसको हम डिटेल में करेंगे, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में. मैं दोनों पॉइंट्स को एक साथ ही आपको बता रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर किसका पार्ट है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या है. मल्टीप्लेक्सर शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, मग्स. मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें मल्टीपल डेटा इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट. मल्टीपल इसमें क्या आती हैं, इनपुट्स. ठीक है, और सिंगल क्या होती है, आउटपुट. मतलब इसमें मैनी टू वन का रूल इंप्लीमेंट होता है. ठीक है, अब ध्यान से सुनना है. मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है विद मल्टीपल डेटा इनपुट्स और एक सिंगल आउटपुट देता है.
इसको डिटरमाइन किया जाता है कंट्रोल और सेलेक्ट लाइन के साथ। मतलब यहाँ से इनको जैसे S0 ले लिया, S1 ले लिया, तो ये जो हैं इनको कंट्रोल लाइंस या सेलेक्ट लाइंस बोलते हैं। कंट्रोल लाइंस या फिर इनको क्या कहते हैं, सेलेक्ट लाइंस। और इसको हम मग्स कहते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में बताना चाहें तो 2n इज टू 1 होता है ये मल्टीप्लेक्सर, यानी कि जो इनपुट है 2n की फॉर्म में होती है और आउटपुट 1। मेन इसका एडवांटेज क्या है मल्टीप्लेक्सर का, ये रिड्यूस करता है रिड्यूस कर देता है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डेटा लाइंस। जो डेटा लाइंस है उनको रिड्यूस कर देता है। सेकंड इसका एडवांटेज है ये बिल्कुल सिंपलर डिज़ाइन तैयार करता है। थर्ड, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है इसमें। फोर्थ, फ्लेक्सिबल डिजाइनिंग है इसकी। फिफ्थ, कॉम्पैक्ट सिस्टम इसमें यूज होता है। और एरर को रिड्यूस करता है, रिड्यूस्ड एरर्स। ये इसके एडवांटेजेस हैं, ध्यान से सुन लो। फर्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस क्या था, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डेटा लाइंस, मतलब मग्स अलाउ करता है मल्टीपल सिग्नल्स को कि वो एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन को शेयर कर सकते हैं ताकि स्पेस और रिसोर्सेज को बचाया जा सके। सिंपलर डिज़ाइन का मतलब है ये सिंप्लीफाई करता है सिस्टम को बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ डेटा चैनल्स, जितने चाहिए उनकी जो नंबरिंग है, नंबर ऑफ डेटा चैनल्स जितने रिक्वायर्ड है उनको रिड्यूस करके इसको वो क्या करता है, सिंपल डिज़ाइन तैयार करता है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जो मग्स है वो ऑप्टिमाइज करता है यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स और बसेस को। फ्लेक्सिबल डिज़ाइन का मतलब है मग्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट सिस्टम का मतलब है ये हेल्प करता है सिस्टम को स्मॉलर और सिंपलर बनाने में बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कनेक्शंस। रिड्यूस्ड एरर का मतलब फ्यूअर डेटा लाइंस होगी तो मतलब लेस चांस ऑफ इंटरफेरेंस और नॉइस, और उसके कारण एरर्स भी रिड्यूस्ड होंगी। बट इसके साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। फर्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस है, ये इसके क्या मैं बताने जा रही हूँ, डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स कंट्रोल, सेकेंड है लिमिटेड इनपुट्स, थर्ड है प्रोपागेशन डिले, फोर्थ है हायर पावर यूज, फिफ्थ है सिग्नल लॉस। अब कॉम्प्लेक्स कंट्रोल का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसको ज़रूरत है एक्स्ट्रा सर्किट्स की सिलेक्ट करने के लिए
जिसमें इनपुट भेजा जाता है उसके लिए, ताकि इसकी डिज़ाइन जो है मोर कॉम्प्लिकेट, इससे क्या होता है उसकी डिज़ाइनिंग जो है मोर कॉम्प्लिकेट हो जाती है। मतलब इट नीड्स एक्स्ट्रा सर्किट्स टू सेलेक्ट विच इनपुट इज सेंट and it makes the design more complicated. सेकेंड, लिमिटेड इनपुट मीन्स नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस कितनी हैं उसके ऊपर। प्रोपागेशन डिले का मतलब है जब हम स्विचिंग करते हैं इनपुट्स की, स्विचिंग बिटवीन द इनपुट्स, इट कैन इंट्रोड्यूस डिले इन हाई स्पीड सिस्टम। हायर पावर यूज का मतलब है लार्जर मल्टीप्लेक्सर्स विद मोर इनपुट्स क्या करते हैं, दे कैन कंज्यूम मोर पावर। सिग्नल लॉस का मतलब क्या है, कुछ सिग्नल डिग्रेडेशन होते हैं जो अक्कर करते हैं जब वो मल्टीपल सिग्नल्स को क्या करते हैं, कंबाइन। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, सिग्नल लॉस। कुछ सिग्नल डिग्रेडेशन के कारण क्या होता है, मल्टीपल सिग्नल्स जो है वो होने के कारण कंबाइनिंग, जब मल्टीपल सिग्नल्स हो जाते हैं तो उससे डिग्रेडेशन अक्कर होती है जिसके कारण सिग्नल लॉस होता है। तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लेक्सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डी मल्टीप्लेक्सर। Just a minute. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डी मल्टीप्लेक्सर। इसको हम क्या कहते हैं, और डीमग्स। अब जो हमारा ये मग्स था इसमें क्या था, 2^n=1। अब इसमें क्या है, 1:2^n, because it is the opposite of multiplexer and it is also termed as demugs. It takes input from one source. It means it takes input. It takes input from one source and give multiple outputs. This is output 2^n. These are selection lines. It takes input from one source and it also convert the data to transmit towards various sources. Demultiplexer has one data input line. आप देख रहे हो यहाँ पर एक ही इनपुट लाइन है। तो डीमल्टीप्लेक्सर हैज़ मैनी कंट्रोल लाइन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी क्या है, सिलेक्ट लाइन्स। मैनी सिलेक्ट लाइन्स होती हैं और ये लाइन्स डिटरमाइन करती है कि टू विच आउटपुट इनपुट डेटा शुड बी सेंट, भी कौन सी आउटपुट को हम इनपुट डेटा भेजेंगे। नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस को। जो नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन है दे कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस। इसके एडवांटेजेस,
मैं एक साइड पर एडवांटेजेस इसके बता रही हूँ और दूसरी साइड पर इसके डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इसका एडवांटेज है एफिशिएंट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड इसका एडवांटेज है रिड्यूस्ड ट्रांसमिशन कंप्लेक्सिटी। थर्ड है हाई स्पीड डेटा स्प्लिटिंग। फोर्थ है स्केलेबिलिटी। फिफ्थ है वर्सटिलिटी। और इसके एक्सप्लेन मैं बाद में करती हूँ। और डिसएडवांटेजेस है कंट्रोल कंप्लेक्सिटी सेकेंड है लिमिटेड आउटपुट्स। थर्ड है प्रोपागेशन डिले। सेम है ऑलमोस्ट प्रोपागेशन डिले। फोर्थ है सिग्नल डिग्रेडेशन। फिफ्थ है हायर पावर कंजम्पशन। अब ध्यान से सुनो इन पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट आता है, एफिशिएंट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एफिशिएंट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो रूट्स हैं, रूट्स वन इनपुट सिग्नल देते हैं मल्टीपल आउटपुट को इफेक्टिवली। रूट्स मीन्स पाथ, मतलब भी एफिशिएंटली आप एक सिंगल इनपुट सिग्नल से मल्टीपल आउटपुट को क्या देते हो, सिग्नल प्रोवाइड करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो एफिशिएंटली डेटा। रिड्यूस्ड ट्रांसमिशन कंप्लेक्सिटी का मतलब है ये सिंप्लीफाई करता है ट्रांसमीटर डिजाइन को, कैसे, इनपुट लाइंस को मिनिमाइज करके, क्योंकि सिंगल इनपुट है। हाई स्पीड डेटा स्प्लिटिंग मीन्स आइडल फॉर द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग रैपिड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्योंकि सिंगल इनपुट लाइन है तो उससे क्या होगा, हाई स्पीड के साथ डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्केलेबिलिटी मीन्स ये मोर आउटपुट को हैंडल कर सकता है, कैसे, कंट्रोल लाइन को इंक्रीज करके। वर्सटिलिटी का मतलब है इनको हम ज़्यादातर टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में इसको यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस ये हैं, ये कंट्रोल करता है कंप्लेक्सिटी को। एडिशनल डिसएडवांटेजेस है ये इसका कि इसमें इसकी जो कंप्लेक्सिटी है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। एडिशनल सर्किट्स रिक्वायर्ड, मतलब एक्स्ट्रा सर्किट्स की ज़रूरत पड़ती है आउटपुट सिलेक्शन लाइन के लिए। लिमिटेड आउटपुट्स कहता है नंबर ऑफ आउटपुट्स डिपेंड करती है कि कितनी कंट्रोल लाइंस है उनके पास। प्रोपागेशन डिले, इसमें जो इनपुट टू आउटपुट जो पाथ है उसको इंट्रोड्यूस तो किया जाता है लेकिन वो लार्जर सिस्टम में उसमें डिले हो जाता है। सिग्नल डिग्रेडेशन का मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है जब इसको हम मल्टीपल आउटपुट्स में स्प्लिट करते हैं।
हायर पावर कंजम्पशन का मतलब है पावर जो यूजेस हैं वो एक्स्ट्रा, जब आप आउटपुट्स के यूज करने से क्या होता है, एक्स्ट्रा आउटपुट लेने से क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाती है पावर कंजम्पशन। नॉइस ससेप्टिबिलिटी, एक और पॉइंट आप माइंड जोड़ सकते हो कि जो जब सिग्नल्स को स्प्लिट किया जाता है उससे इंटरफेरेंस भी बढ़ जाती है। अब इनके डिफरेंस सुन लो, दोनों के डिफरेंस आ सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, फर्स्ट डिफरेंस है कि जो मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर प्रोसेस करता है डिजिटल इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट इनपुट से सिंगल आउटपुट में, लेकिन डीमग्स डिजिटल इंफॉर्मेशंस को सिंगल इनपुट से मल्टीपल सोर्सेज में कन्वर्ट करता है। मग्स के अंदर डेटा सिलेक्टर, मग्स को हम डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं, डीमग्स को हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। मग्स एक डिजिटल स्विच है, मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल स्विच है, डीमल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल सर्किट है। मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल लॉजिक टाइप को फॉलो करता है और डीमग्स भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक टाइप को फॉलो करता है, दोनों सेम को फॉलो करते हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्सर में 2n इनपुट डेटा लाइंस होती हैं, लेकिन डीमग्स में सिंगल इनपुट लाइन होती है। मल्टीप्लेक्सर में सिंगल आउटपुट लाइन होती है, डेटा लाइन, लेकिन डीमग्स में 2n आउटपुट डेटा लाइंस होती हैं। मल्टीप्लेक्सर एफिशिएंटली बैंडविड्थ को यूज करता है बाय कंबाइनिंग मैनी सिग्नल्स इनटू ए सिंगल लाइन फॉर ट्रांसमिशन, और डीमल्टीप्लेक्सर डिवाइड करता है सिंगल सिग्नल को मैनी पार्ट्स में, ताकि जो बैंडविड्थ है वो लेस एफिशिएंटली यूज हो। मल्टीप्लेक्सर के लिए कंट्रोल लाइंस की जरूरत होती है सिलेक्ट करने के लिए कि किस में इनपुट सिग्नल भेजेंगे, मतलब कौन सा इनपुट सिग्नल किस आउटपुट को भेजना है। और डीमल्टीप्लेक्सर में वो कंट्रोल करता है लाइंस, कंट्रोल लाइंस जो है ये डिसाइड करती हैं कि आउटपुट लाइन शुड रिसीव इनपुट सिग्नल, भी कौन सी आउटपुट लाइन इनपुट सिग्नल को रिसीव करेगी। और मल्टीप्लेक्सर मैनी टू वन ऑपरेशनल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और डीमल्टीप्लेक्सर 1 to मैनी ऑपरेशनल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। मल्टीप्लेक्सर में पावर मोर कंज्यूम होती है क्योंकि इसमें कंट्रोल लॉजिक और मल्टीपल इनपुट कनेक्शंस की जरूरत होती है। डीमल्टीप्लेक्सर लेस पावर यूज करता है क्योंकि इसमें सिंगल सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मल्टीप्लेक्सर में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर यूज होता है ट्रांसमीटर के लिए, और डीमल्टीप्लेक्सिंग में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर डीमल्टीप्लेक्सर को यूज किया जाता है रिसीवर एंड पर। और हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लेक्सर है वो मल्टीपल सिग्नल्स को एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करता है। डीमल्टीप्लेक्सर एक सिंगल सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करता है। दोनों ही सर्किट्स के अपने कुछ एडवांटेज है, यूनिक और डिसएडवांटेजेस हैं, और उनको वो सिस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ये इनकी जो यूजेस है डिपेंड करती हैं। भी वो जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, मतलब रिक्वायरमेंट्स में क्या उनकी स्पीड, कॉस्ट, सिंप्लिसिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये है आपका मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारे पास आता है एनकोडर डिकोडर। एनकोडर का काम क्या है?
मल्टीपल इनपुट को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना। डी कोडर का काम है मल्टी बाइनरी इनपुट को मल्टीपल इनपुट्स में कन्वर्ट करना। मतलब 2 रेज टू पर n इज टू n, यहाँ पर n इज टू 2 रेज टू पर n, ये वाला मेथड यूज होता है एनकोडर और डिकोडर में। अब इसको डिटेल में देखते हैं, फिर यूनिट खत्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनकोडर एंड डिकोडर। ये दोनों में पैरेलल ही समझाऊंगी आपको ताकि जल्दी आपको क्लियर हो जाए। एनकोडर एंड डिकोडर दोनों ही डिजिटल सर्किट की ही पार्ट है, ठीक है। एनकोडर का काम क्या है? एनकोडर कन्वर्ट करता है डेटा को वन फॉर्मेट से बाइनरी फॉर्मेट में। मतलब ये हमारा एनकोडर, ये हमारा डिकोडर। और ये हमारा डिकोडर है। इसमें मल्टीपल इनपुट्स है, ठीक है। मान लो 2 मिनट, हम 3 4 आपके पास मान लो n, ये 2 है, 2 रेज टू पर n कितना हुआ? 4, 3 और 4। अगर 4 इनपुट है तो आउटपुट कितनी आएगी इसमें? 2। ये इनपुट, ये आपकी आउटपुट आ गई। और इसमें अगर 2 इनपुट है तो 4 आउटपुट आएगी। मतलब यहाँ पर 2 रेज टू पर n इज टू n और यहाँ पर n इज टू 2 रेज टू पर n का फॉर्मूला यूज होता है। अगर आपके पास यहाँ पर 1 है n तो 2 इनपुट होगी, 2 ये इनपुट है, 2 पर 4, 3 पर 8, 4 पर 2 रेज टू पर 4 16। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मेट है। इसमें 1 इनपुट 2 आउटपुट, 2 इनपुट 4 आउटपुट, 3 इनपुट 8 आउटपुट, 4 इनपुट 16 आउटपुट। और आपने इसमें क्या बताना है? आप इसमें ये भी बता सकते हो कि जो बाइनरी कोड है n डिजिट का, उसको हम यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए 2 रेज टू पर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एनकोडर एंड डिकोडर। मेनली एनकोडर का मतलब है जैसे आप कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो तो जो डेटा जाएगा ना वो एनकोडेड फॉर्म में जाएगा, हिडन फॉर्म में। और जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो उसको डिकोड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है ना। तो वो मतलब उसको डिकोड करना कहते हैं, डिकोडर के थ्रू होता है। एनकोडर क्या करता है? मल्टीपल लाइंस को n बिट मतलब 2 रेज टू पर n लाइंस ऑफ इनपुट को n बिट्स कोड में कन्वर्ट मतलब भेजता है।
और डिकोडर उसको डिकोड करता है। मल्टीपल जो उसके पास दो इनपुट आई हैं उसको वो एक्सपेंड करेगा 2n फॉर्म में। एनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कन्वर्ट करता है बाइनरी इंफॉर्मेशंस को इन द फॉर्म ऑफ 2n इनपुट लाइंस इनटू n आउटपुट लाइंस। जो ये मैंने 2n ये मैंने जो ये लाइन लिखी है, इस लाइन का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, एनकोडर कन्वर्ट कर रहा है 2n इनपुट लाइंस को n इनपुट लाइंस में, और इसमें n बिट कोड जो है इनपुट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। सिंपल एनकोडर में हम ये कहेंगे, हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि अगर हमारी एक इनपुट लाइन है तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, टू आउटपुट लाइंस आएंगी। अगर मैं 2 इनपुट लाइंस भेज रही हूँ तो आउटपुट क्या होएगी उसकी, 4 की फॉर्म में जाएगी। अगर मैं 3 इनपुट लाइंस दे रही हूँ तो वो आउटपुट उसकी 8 में आएगी। 4 इनपुट लाइंस है तो नहीं, सॉरी उल्टा समझा दिया मैंने सारा, सॉरी। मैंने डिकोड करना बता दिया एक तरह से। दोबारा ध्यान से देखो, ये हमारी इनपुट है, ये हमारी आउटपुट। अगर आप 2 लाइंस भेज रहे हो तो वो उसको एनकोड करेगा और किस फॉर्मेट में भेजेगा, आगे 1 की फॉर्म में, 1 लाइन में, मतलब 2 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, 4 को 2 लाइंस में, 8 लाइंस लिखी है तो उसको 3 में कन्वर्ट कर देगा, 16 लाइंस को 4 में कन्वर्ट करके आगे भेजेगा। फिर डिकोडर उसको उस जो 1 लाइन उसको भेजी हुई है उसको 2 में कन्वर्ट करेगा, 2 लाइंस जो भेजी उसको 4 में कन्वर्ट करेगा, 3 को 8 में कन्वर्ट करेगा, 4 16 में कन्वर्ट करेगा। मतलब एक कंबाइन करके भेजता है, दूसरा उसको ओपन करता है, खोल देता है। ठीक है। अब इसके डिफरेंस समझ लो। फर्स्ट डिफरेंस आपने इसमें ये बताना है, एनकोडर सर्किट बेसिकली कन्वर्ट करता है अप्लाइड इंफॉर्मेशन सिग्नल को कोडेड डिजिटल बिट स्ट्रीम में। डिकोडर परफॉर्म करता है रिवर्स ऑपरेशन और रिकवर करता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिग्नल फ्रॉम कोडेड बिट्स। मतलब आप कोडेड फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन भेजोगे ना, तो जो रिसीवर उसको डिकोड करेगा तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी जो एक्चुअली में आपने उसको बात बोली हुई है। इन केस ऑफ एनकोडर के केस में जो सिग्नल है वो एक्टिव सिग्नल इनपुट होता है। डिकोडर के केस में डिकोडर जो एक्सेप्ट करता है वो बाइनरी डेटा को कोडेड बाइनरी डेटा एक्सेप्ट करता है इनपुट की फॉर्म में। एनकोडर में नंबर ऑफ इनपुट्स जो एक्सेप्ट होते हैं एनकोडर के द्वारा वो 2n होते हैं। डिकोडर में जो नंबर ऑफ इनपुट एक्सेप्ट किए जाते हैं डिकोडर के द्वारा वो सिर्फ n इनपुट होते हैं। एनकोडर में आउटपुट लाइंस n आती हैं और डिकोडर में आउटपुट लाइन 2n, मतलब रिवर्स है बिल्कुल। एनकोडर कोडेड डेटा बिट्स जनरेट करता है एज ए आउटपुट और डिकोडर क्या करता है, जनरेट करता है एक्टिव आउटपुट सिग्नल को। एनकोडर ऑपरेशन परफॉर्म जो करना है वो सिंपल है, लेकिन डिकोड करना उसका कॉम्प्लेक्स है। एनकोडर सर्किट को इंस्टॉल किया जाता है ट्रांसमिटिंग सेंडर साइड पर, जो भेजता है डेटा वो एनकोडिंग फॉर्म में भेजता है, और जो रिसीव करता है रिसीविंग साइड पर वो उसको डिकोड करता है, तो वो डिकोडर सर्किट यूज़ करता है, इंस्टॉल करता है। और जब जो एनकोडर है उसमें और गेट बेसिकली यूज़ होता है, और डिकोडर में एंड गेट को यूज़ किया जाता है नोट गेट के साथ। और जो एनकोडर है वो ईमेल वीडियो एनकोडर्स में यूज़ किया जाता है, और जबकि जो डिकोडर है उसको माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी चिप में यूज़ किया जाता है। ठीक है।
और एनकोडर और डिकोडर की बहुत डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस है जिनमें इनको यूज़ किया जाता है। एनकोडर बेसिकली डेटा, जो एनकोडर्स हैं वो डेटा को चेंज करता है इनटू एक फॉर्म में, जिसको फिर लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजा जाता है। जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हो, कंप्यूटर है, कोई भी डिवाइसेस है, अगर आप उसको इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हो रियल वर्ल्ड में, तो आप जब मैसेज को सेंड करते हो तो वो एनकोडेड फॉर्म में जाता है। दूसरी साइड पर जब रिसीवर उसको रिसीव करता है तो वो पहले उसको डिकोड करता है, मतलब उसको वो पहले डिकोड होता है, देन रिसीवर को अंडरस्टैंड होता है। और कहाँ इसको यूज़ करते हैं एनकोडर को, डिकोडर को? एनकोडर को हम रोबोट्स, मशीन्स, इनमें यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर्स में भी हेल्प करता है एनकोडर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करने में। सेंसर्स चेंज रियल वर्ल्ड मेजरमेंट है, डिजिटल सिग्नल्स में, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड्स, अदर इनपुट डिवाइसेस, सब में हम क्या यूज़ करते हैं? एनकोडर्स को यूज़ करते हैं। डिकोडर जो है कंप्यूटर कोड को विजुअल नंबर, लेटर्स, पिक्चर्स की फॉर्म में चेंज कर देता है। डिकोडर्स जो है टीवी बॉक्सेस, इंटरनेट राउटर्स, इन सब में यूज़ होता है। और कंप्यूटर सिस्टम में भी डिकोडर यूज़ होता है। हमें राइट इंफॉर्मेशन मेमोरी में से फाइंड करवाने में हेल्प करता है, रीड करने में हेल्प करता है। डिकोडर्स डिफरेंट सिग्नल्स को फिगर आउट करता है। और फैक्ट्री, स्मार्ट होम्स, इन सब में भी डिकोडर हेल्प करता है मशीन्स की कमांड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है जी। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एनकोडर एक टूल है जो चेंज करता है कंप्यूटर नंबर्स को सिग्नल में जब उसको भेजा जाता है। डिकोडर एक ऐसा टूल है वो उस सिग्नल को कंप्यूटर नंबर्स में बैक कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और बाइनरी एनकोडर 0-1 की फॉर्म में जब डेटा सेंड किया जाता है उसको बाइनरी एनकोडर बोलते हैं। डिकोडर का मतलब है वो उस 0-1 के नंबर्स को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसको बाइनरी डिकोडर कहते हैं। सो एट द एंड वी कैन से जो एनकोडर और डिकोडर है बोथ आर नेसेसरी इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बोथ आर यूज फॉर कन्वर्ट इंफॉर्मेशंस एंड जो वर्क है बिहाइंड दी कह लो कि आपके फ़ोन्स, कंप्यूटर, बहुत सारे डिवाइसेस आप यूज़ करते हो, उनमें एनकोडर डिकोडर को यूज़ किया जाता है। तो ये सारे टूल्स जो हैं ह्यूमंस और मशीन्स को पॉसिबल बनाते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हाउ टू इनेबल द एवरीथिंग फ्रॉम द डिजिटल डिस्प्ले टू रिमोट कंट्रोल, एंड हाउ टू एनकोडर एंड डिकोडर हेल्प द ब्रिज gap between the human understanding and machine processing, which plays the most important role in the real world. This is the encoder and decoder. तो ये आपका सेकेंड यूनिट फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिक्वेंशनल लॉजिक सर्किट्स का। अब ये हमारे पास क्या है? लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स। अनलाइक कॉम्बिनेशन सर्किट, सिक्वेंशनल सर्किट्स भी डिपेंड करते हैं प्रेजेंट इनपुट के ऊपर प्लस पास्ट आउटपुट के ऊपर, दोनों के ऊपर। और इसमें हम एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसमें बेसिक मेमोरी एलिमेंट यूज़ होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है जिसमें इम्प्रूव्ड एसआर, कोई भी इनवैलिड स्टेट नहीं होती। डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है जो 1 बिट्स डेटा को स्टोर करता है। टी फ्लिप फ्लॉप होता है जो टॉगल करता है आउटपुट को। तो ये सारे लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स हैं सिक्वेंशनल सर्किट के। सेकंड इसमें रेस अराउंड कंडीशन आता है जिसमें जो कि अक्कर करता है जेके फ्लिप फ्लॉप में जब क्लॉक पल्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा वाइड हो। और कॉजेज़ क्या है? अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट इसका रीज़न है। फिर मास्टर स्लेव जिसे हम जेके फ्लिप फ्लॉप कहते हैं जो सॉल्व करता है रेस अराउंड प्रॉब्लम्स को
बाय यूजिंग टू स्टेज ऑपरेशंस। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, जिसमें काउंटर रजिस्टर्स के बारे में बात की जाती है। देन मेमोरी यूनिट्स और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न के बारे में। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है तो वो थोड़ा सा अपलोड करने में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं एक और मतलब नेक्स्ट वीडियो में बाकी का बताऊंगी आपको।